नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र सिंह पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ भारत भूगोल क्लासेस की श्रृंखला में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संसाधन रिसोर्सेज के बारे में। हम जानेंगे संसाधन के प्रकार और उनकी अवस्थिति जो भारत में है। तो शुरू करते हैं संसाधन के प्रारंभिक परिचय से। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पर्यावरण में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, चाहे वो खनिज हो गए, खनिज संसाधन, चाहे वो फसलें हो गई तो कृषि संसाधन में आ जाएंगे। जल भी एक तरह का संसाधन है, मृदा भी एक तरह की संसाधन है। मतलब नेचर में जो भी चीज़ हमारे काम आती है या हम उसे उपभोग में ले सकते हैं, वो ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, तो वो चीज़ संसाधन की श्रेणी में आएगी। आगे बढ़ते हैं। संसाधन मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, ना कि लालच के लिए। ये एक वाक्य है कि संसाधन मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न कि लालच के लिए। यह वाक्य किसका है? महात्मा गांधी का ये वाक्य है। एक्चुअल में क्या है कि अंधाधुंध संसाधनों के दोहन से प्रकृति पर बहुत विकट संकट आन पड़ा है, तो उसको बताने के लिए महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था। आगे बात करें संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो है इसमें प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि वायु, मृदा, जल, खनिज। अधिक संशोधन के बिना अगर हम उपयोग कर पा रहे हैं, प्रकृति से सीधे प्राप्त हो रहे हैं, वो कहलाएंगे आपके प्राकृतिक संसाधन। उदाहरण देखा जाए तो वायु, मृदा, जल और खनिज। अब मानवीय या कृत्रिम संसाधन, वो संसाधन जो मानव ने निर्मित किए। कृत्रिम या मानवीय संसाधन वो संसाधन जो मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्मित किए। उदाहरण के लिए पुल, सड़क, मशीन, वाहन। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो सभी चीजें जो मानव के काम में आ रही है वो एक संसाधन है। ये डिजिटल बोर्ड एक संसाधन है, ये पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एक संसाधन है। तो ये किस में आएंगे? मानवीय और कृत्रिम संसाधन में। मानव ने जो बनाए हैं वो मानवीय संसाधन, और प्राकृतिक रूप से बिना संशोधन या बिना अधिक संशोधन के जो उपयोग में लेते हैं वो आ जाएंगे अपने प्राकृतिक संसाधनों में। आगे बात करें, संसाधनों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। विकास तथा उपयोग के आधार पर दो भागों में इनको बांट रहे हैं। पहला तो है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन कौन से? वे संसाधन जो उपयोग में है और ज्ञात है। हमें पता है कि संसाधन कौन सा है और उनका उपयोग कैसे करना है, उपयोग में आ रहे हैं, वो तो आ जाएंगे आपके वास्तविक संसाधन में। उदाहरण जैसे कोयला है, खनिज तेल है, पवन ऊर्जा है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण है। कोयला है, हमें ज्ञात है कि कोयले से ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है और कोयले का उपयोग हम करते भी हैं। तो ये किस में आ जाएगा? आपके वास्तविक संसाधन में। संभावित संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा का ज्ञान नहीं है या उपयोग नहीं लिया जा रहा, परंतु अगर टेक्नोलॉजी का अगर विकास हो जाए तो उसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि संसाधन पता है, हमारे काम भी आ सकता है, ये भी हमें ज्ञात है, परंतु टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से अगर वो उसका उपयोग नहीं ले पा रहे और भविष्य में उसकी संभावना है कि उसका उपयोग हो सकेगा, तो वो किस में आएंगे? आपके संभावित संसाधन में। उदाहरण के लिए H2 यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं कि एक संभावित संसाधन है, पर हाइड्रोजन के उपयोग के लिए अभी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा? संभावित संसाधन में। अभी तक हमने जाना कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्रकृति से प्राप्त बिना अधिक संशोधन के जो भी है वायु, मृदा, जल, खनिज। मानवीय, मानव द्वारा बनाए गए संसाधन। विकास तथा उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन ज्ञात है और उपयोग हो रहा है, वो आ जाएंगे वास्तविक में। जैसे जिसका वास्तव में उपयोग हो रहा है, कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा। संभावित में आ जाएंगे कि पता तो है कि उपयोग होगा, परंतु अभी प्रौद्योगिकी की कमी की वजह से उसका उपयोग नहीं ले पा रहे, वो आ जाएंगे आपके संभावित संसाधन में। ये एक सामान्य सा वर्गीकरण है। आगे कुछ और वर्गीकरण पे चलते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांट रहे हैं वापस इनको। अजैव संसाधन, नाम से ही पता चल रहा है कि जिनमें जीवन नहीं है, जैसे कि निर्जीव वस्तुएं, मृदा हो गई, चट्टाने, खनिज। मृदा, चट्टाने, खनिज ये अजैव में आएंगी, इनमें जीवन नहीं होता है, परंतु क्या ये हमारे काम आती है? बिल्कुल काम आती है। मृदा जो है हमारे कृषि अन्य कार्यों में काम आती है। चट्टाने जो है कहीं निर्माण कार्य में काम आ रही, कोई भी आगे प्रोसेस्ड चीज बनाने में काम आ रही। खनिज हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आ ही रहे। तो ये अजैव संसाधन, इनमें किसी प्रकार का जीवन नहीं है। बात करें जैव संसाधन, सभी सजीव चीजें, फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे, मछलियां, पशुधन, वन्य जीव और मानव,
मानव भी एक तरह का संसाधन है, क्योंकि मानव के काम भी आता है। मैं जैसे आपको भूगोल विषय पढ़ा रहा हूं तो मैं भी एक प्रकार का संसाधन हूं, क्योंकि मैं आपके काम आ रहा हूं। तो मैं कैसा संसाधन हुआ? मैं हुआ मानव संसाधन। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन एक सामान्य सा वर्गीकरण है, आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संसाधनों को दो भागों में वापस विभाजित कर रहे हैं। देखिए, विभाजन को लेके आपको रटना नहीं है, बस ये आपकी अवधारणा थोड़ी बढ़िया बने, कंसेप्ट अच्छा हो, इसलिए अपन ये सारी बातें कर रहे हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संसाधन दो भागों में बांट रहे हैं अपन। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन यानी विशेषता देखते हैं, शीघ्रता से नवीकृत, जो तुरंत से नए किए जा सके वापस, या पुनर्जीवित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नवीनीकरण संसाधन को वापस दो भागों में बांट रहे। सीमित नवीनीकरण संसाधन, जल, मृदा, वन। अब जल जो है, आपने देखा होगा कि कहा जाता है जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए। क्या जल पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा? नहीं, जल पृथ्वी पर ही रहेगा, परंतु पीने योग्य नहीं रहेगा। सारा जल अगर अपन उसको नष्ट कर देंगे, उसमें केमिकल मिला देंगे, तो अपने उपयोग में नहीं आएगा, और जो चीज़ अपने उपयोग में नहीं आ रही वो संसाधन कहलाएगा ही नहीं, और वो नष्ट हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि जल, मृदा, वन, ये क्या सीमित है? मतलब ये नवीनीकरण तो है, जैसे वन वापस अपन उगा सक रहे हैं, जल अपन वापस प्रोसेस्ड कर सक रहे हैं, ठीक है, मृदा अपन उसका वापस शोधन कर सक रहे हैं, परंतु ये लिमिटेड है। वन आपने एक बार काट दिया तो हो सकता है उसको टाइम लगे, बना तो सक रहे हैं पर ये सीमित है। अब असीमित नवीनीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। अब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है वो एक ऐसे संसाधन है कि नवीनीकरण उनका हो जाता है। जैसे आज के दिन जो धूप पड़ी, क्या आज ही खत्म हो जाएगी? नहीं, वो कल भी आएगी, परसों भी आएगी, तरसों भी आएगी। जब तक पृथ्वी की आयु है सौर ऊर्जा अपने को मिलती रहेगी। हम बात कर रहे हैं नवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरणीय संसाधन जो है उनकी बात चल रही है। जैसे उदाहरण लिया सूर्य का, तो हमें हर बार धूप मिलेगी। बात करें पवन ऊर्जा की, तो जब तक तापांतर होता रहेगा, पवन चलती रहेगी। तो ये नवीकरणीय संसाधन है पर असीमित संसाधन, इनकी कोई सीमाएं नहीं है, बस अपने उपभोग के आधार पर कि हम इनका कैसे उपयोग कर पा रहे हैं। और सीमित में आ जाएगा आपके जल, मृदा, वन, ये सब सीमित है, ठीक है। दूसरा प्रकार पढ़े निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अनवीनीकरणीय संसाधन। अनवीनीकरणीय में कौन सा आएगा कि वे संसाधन जिनका निर्माण बहुत लंबे भूगर्भिक काल में हुआ है, अर्थात पुनर्निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज। इसमें वे संसाधन आएंगे जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष की भूगर्भिक प्रक्रियाओं के दौरान हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, करोड़ों वर्ष पूर्व हुई उथल पुथल के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी में दब गए, और कालांतर में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कोयला, पेट्रोल और अन्य सारे खनिजों में बदले। तो बात यह है कि अनवीनीकरण संसाधन वे है जो बहुत लंबा टाइम लगेगा, मतलब पूरी की पूरी मानव सभ्यता खत्म हो जाए इतना समय भी लग सकता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु खनिज। हमने बात की उत्पत्ति के आधार पर बात कर ली, फिर निर्माण प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में बांटा। नवीनीकरण, शीघ्रता से नवीनीकरण कर सकते हैं, इसमें दो भाग देखे, सीमित और असीमित। सीमित में देखे जल, मृदा, वनस्पति, असीमित में देखे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। यहां तक आपको क्लियर है। आगे बात की हमने अनवीनीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका निर्माण बहुत लंबे भूगर्भीय काल में हुआ है और वापस मानव द्वारा तुरंत नहीं बनाए जा सकते। उदाहरण में हमने बात की कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु खनिज। अब वितरण के आधार पर संसाधन को वापस दो भागों में बांट रहे। कौन कौन से? सर्वव्यापक। सर्वव्यापक नाम से स्पष्ट है कि जो संसाधन सभी जगह पाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जल सभी जगह है, मतलब जहां मानव आबादी निवास करती है जल सभी जगह है, वायु तो सब जगह ही है। तो जो संसाधन सभी जगह उपलब्ध है उसको कहेंगे सर्वव्यापक। और स्थानिक यानी स्थान विशेष से संबंध है, निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। उदाहरण लोहा, अयस्क, तांबा और जो भी खनिज वगैरह है। तो ये सीधे ही आपको नाम से स्पष्ट हो रहे हैं कि सर्वव्यापक, सार्वभौमिक क्या है और स्थानिक क्या है। तो यहां तक मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बात करें कि संसाधनों के प्रकार पर। संसाधन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी वस्तु पर्यावरण में उपलब्ध है, कोई भी चीज ऐसी जो मानव के काम में आ रही है वो संसाधन के अंतर्गत आएगी। बात करते हैं खनिज संसाधन। खनिज क्या है कि खनन क्रिया द्वारा खोद कर निकाले जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोलियम भी एक प्रकार के खनिज है। ऊर्जा संसाधन, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे ये
कोयला पेट्रोल हो गया या परमाणु हो गए, सारे परमाणु जो भी संसाधन है। जल संसाधन में जल आ ही जाएगा, पशुधन संसाधन, मानव संसाधन, कृषि संसाधन, ये सभी जो है संसाधन के प्रकार हैं। तो इन संसाधनों के प्रकार में अभी हम बात करने वाले हैं खनिज संसाधन की। खनिज वे होते हैं जो धरती से खोद के निकाले जाते हैं। देखिए जब भी कोई चीज, जैसे ये पृथ्वी है तो इसमें जैसे खुदाई करके यहाँ कोई खनिज है उसको क्या खोद करके बाहर निकाला गया, जब वो बाहर आएगा तो अयस्क की फॉर्म में आएगा। जब वो बाहर आएगा तो क्या कहलाएगा? अयस्क। अयस्क इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी दूसरी अशुद्धियां भी है, कि जैसे अगर अपन लोहा निकाल रहे हैं तो लोहा क्या है कि सिल्ली की सिल्ली या शुद्ध अवस्था में आपको नहीं मिलेगा, उसका अयस्क निकलेगा। अयस्क का फिर होगा शोधन, शोधन से फिर वो परिष्कृत खनिज निकलेगा। क्या निकलेगा? परिष्कृत खनिज। और जो खनिज कहते हैं हम इसी को कहते हैं, ठीक है। धरती से सीधे निकलता है उसको अयस्क कहते हैं। शोधनशाला में उसका शोधन किया जाता है, उसके बाद फाइनल जो खनिज बनता है उसका उपयोग हम करते हैं। अब खनिज क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों का पूर्ण योग खनिज कहलाता है। मतलब खनिज में कोई न कोई दो एलिमेंट होंगे, वो खनिज कहलाएगा। खनिज की विशेषता है कि इसकी एक केमिकल और परमाणु की संरचना होती है, इसकी रसायन और परमाणु की एक संरचना होती है। अयस्क क्या है कि खनिजों के भूपृष्ठ पर पाए जाने का रूप, यानी धरती से कोई भी चीज निकाली आपने खनिज, वो खनिज नहीं है, वो है अयस्क। उसका शोधन होने के बाद, उसको शुद्ध करने के बाद वो बनता है खनिज। खनिजों को दो भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब देखिए धात्विक खनिज जो है, धात्विक खनिज से सीधा मतलब है कि जो खनिज धातु के रूप, जो खनिज धात्विक विशेषताएं रखते हैं वो धातु में आ जाते हैं, जो धातु की विशेषता नहीं रखते वो अधात्विक में आ जाते हैं। धात्विक खनिज को दो भागों में बांट सकते हैं वापस। लोह खनिज दो भागों में बांट रहे, लोह खनिज जिनमें लोहे के अंश है, उदाहरण के लिए लोह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट। और अलोह खनिज की बात करें, तांबा, एल्यूमिनियम। मतलब लोह खनिज सीधा समझे कि जो भी खनिज चुंबक के चिपकते हैं वो लोह खनिज है। इसके अलावा जो भी धातुएं हैं वो अलोह में आ जाएगी। उदाहरण के लिए तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, टिन, सीसा, प्लेटिनम, जिंक आदि। ये एक सामान्य सा वर्गीकरण है। अधात्विक खनिज में देखें अभ्रक, मतलब अधात्विक खनिज जिनमें क्या है कि आपके धातु का अंश नहीं होगा, उसमें आ जाएगा आपके अभ्रक, जिप्सम, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, नमक, हीरा। ये सारे किसमें आ जाएंगे? अधात्विक खनिजों में। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रमुख खनिज अपन देखने वाले हैं। पहला है लोह अयस्क। पहली बात करेंगे हम लोह अयस्क के बारे में। कुछ फैक्ट जानते हैं, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। भारत में एशिया का विशालतम लोह अयस्क भंडार संरक्षित है। संरक्षित होने का मतलब है अभी तक हमारी जमीन में वो लोहा दबा हुआ है, ठीक है। भारत में 4 प्रकार के लोह अयस्क पाए जाते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये 4 कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट भारत में पाए जाते हैं। भारत में आयरन पाइराइट अयस्क नहीं पाया जाता। आयरन पाइराइट जो होता है वो सबसे घटिया लोह अयस्क होता है। ये हम बात करें लोह अयस्क की, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये 4 है, इनको आप अच्छे से याद रखें क्योंकि एक इनमें से कोई ऑप्शन हटा के दूसरा दे के पूछा भी जा सकता है कि निम्न में से कौन सा लोह अयस्क खनिज नहीं है। भारत में आयरन पाइराइट करके एक अयस्क होता है, वो नहीं पाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे घटिया लोह अयस्क होता है। आपको ये भी पूछ सकते हैं ऑप्शन देके कि सबसे घटिया वाला कौन सा है। इसका रंग क्या होता है? पीला होता है, इसलिए इसको मूर्खों का सोना भी कहते हैं। अब मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं? पहले जब लोग खुदाई करते थे, आप जानते हैं कि सोने का रंग भी कैसा होता है? पीला। और इसका आयरन पाइराइट का रंग भी कैसा है? पीला। तो किसी को खुदाई करते समय अगर आयरन पाइराइट मिल जाता तो वो यूं बोलता है कि मेरे को सोना मिल गया है, तो इसलिए इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। लोहे के उत्पादन में भारत का विश्व में 4था स्थान है। ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स हो गए। आगे बात करते हैं लोह अयस्क के प्रकार। फर्स्ट प्रकार हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइट। सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट। अच्छा, कोई भी अयस्क बढ़िया कब होगा? जब उसमें धातु की मात्रा अधिक होगी और अशुद्धियों की मात्रा कम होगी, तभी वो बढ़िया अयस्क कहलाएगा। तो सबसे टॉप कौन सा आता है लोहे में? मैग्नेटाइट। यह सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है, काले रंग का होता है। मैग्नेटाइट में धातु की मात्रा 72% होती है लगभग। यानी आप अगर
1 किलो अगर अयस्क निकाल रहे हो तो उसमें से लगभग 720 ग्राम क्या निकलेगा, आपका लोहा। तो ये तो फायदे की बात है। फायदा इसलिए क्योंकि अगर धातु ज़्यादा होगी तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, उसको शोधन करने में भी व्यय कम होगा। कुल मिला के फायदेमंद है क्योंकि इसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होती है। मैग्नेटाइट भारत में मुख्यतः दक्षिण पूर्वी सिंहभूम, बड़ा जामड़ा, ये झारखंड में है, मैं स्थानों के नाम बता रहा हूँ आपको। दक्षिण पूर्वी सिंहभूम, बड़ा जामड़ा झारखंड में है, बेल्लारी हासपेट कर्नाटक में, बेलाडीला छत्तीसगढ़ आदि स्थानों पर पाया जाता है। दूसरा है हेमेटाइट। दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं हेमेटाइट। ये लाल व भूरे रंग का होता है, इसमें धातु का अंश 70 से 80% के बीच होता है। भारत का अधिकतम लोहा अयस्क यानी लगभग 58% हेमेटाइट प्रकार का। ये थोड़ा सा आप याद रखें, पूछ भी ले अगर कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, क्या लिखेंगे, हेमेटाइट। हेमेटाइट भारत में मुख्यतः सिंहभूम, झारखंड, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा में मिलता है। लोहे का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, उड़ीसा में। ये भी आप थोड़ा याद रखें। अच्छा, एक चीज, जो भी स्थान के नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको राज्यवार बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि मैप लेना है और उसमें ये सारी चीजें अंकित करनी है। आगे बात करें लिमोनाइट की। अब लिमोनाइट जो है लोहे अयस्क का 3rd नंबर का प्रकार है, प्राय पीले रंग का होता है, धातु अंश 10 से 40% होता है। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी गिरावट आ रही है धातु की मात्रा में। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के लोहे अयस्क है। चौथा बात करें सिडेराइट, इसमें अशुद्धियां अधिक पाई जाती है, धातु का अंश लगभग ये 8 से 10% होता है, रंग भूरा होता है, लोहा कार्बन का मिश्रण होता है, नॉट। एक बात याद रखेंगे, लिमोनाइट तथा सिडेराइट निम्न कोटि के अयस्क है। अब निम्न कोटि के क्यों, क्योंकि इनमें धातु का अंश कम पाया जा रहा है। धातु का प्रतिशत आपको हर किताब में अलग अलग मिल सकता है, आप तो बस 1, 2, 3, 4 जो क्रम मैंने लिखवाया है उसको याद रखें। अब भारत में लोह अयस्क के क्षेत्र कौन से, उस पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे, प्रमुख खनन केंद्र डल्ली, राजहरा, दुर्ग जिला। अच्छा, एक चीज और, ये टॉपिक जो है इसमें कंसेप्ट जो थे वो अपन समझ लिए हैं ज़्यादातर। अब जो फैक्ट्स है आपको फैक्ट्स एज इट इज याद करना है, और याद करने के लिए आपको खुद को राज्यवार, जैसे मैंने नाम लिख रखे छत्तीसगढ़ है, मैप लेना, और उसमें ये थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप ये खुद से करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। डल्ली, राजहरा, दुर्ग जिला, बेलाडीला, दांतेवाड़ा जिला। अब बेलाडीला से क्या है कि बेलाडीला से लोह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। बात करें हम छत्तीसगढ़ राज्य की। फिर आए हम गोवा में। गोवा में सहक्वालिम, संग्यूम, क्यूमेप, सतारी, पोंडा, बिचोलम आदि प्रमुख लोह अयस्क खनन क्षेत्र हैं। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख, ये चिकमंगलूर में, बल्लारी हॉस्पिटल, संदूर, बेल्लारी जिला, शिमोगा एवं चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक में लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में नोवा मंडी, गुआ, जामदा, किरीबुक, ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में। उड़ीसा में गुरुमहिसानी, सुलईपथ, बादाम पहाड़ी, ये मयूरभंज जिले में है। क्योंझर, बोनाई, ये सुंदरगढ़ में है। महाराष्ट्र में लोह अयस्क की बात करें अगर, चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा जिला। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर। तेलंगाना में करीमनगर। तमिलनाडु में तीर्थमल्लाई पहाड़ी, सेलम जिला, यादपल्ली, किल्लीपल्ली, नीलगिरी पहाड़ियों में। सामान्य सा फैक्ट है, ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं इसमें, इनको देखें और एज इट इज याद रखना है आपको। अब लोह अयस्क के संचित भंडार, देखिए 2 चीजें आएंगी इसमें। एक तो होगा संचित भंडार। संचित भंडार का तात्पर्य है कि किस जगह सबसे ज्यादा वो चीज उपलब्ध है। दूसरा आएगा उत्पादन, किस जगह से ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। आशा करता हूं ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। लोह अयस्क के संचित भंडार में सबसे पहला आएगा आपका उड़ीसा, दूसरे नंबर पे झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा फिर कर्नाटक। ये तो संचित भंडार है कि सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है। अब बात करें उत्पादन क्रम की कि उत्पादन में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं क्रम वाइज। प्रथम है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, ये 4 हैं। ये दोनों क्रम आपको याद रखने हैं। दूसरे नंबर के खनिज लोह अयस्क के बाद बात करेंगे मैंगनीज की। भारत में मैंगनीज का उपयोग अपघर्षक, अपघर्षक क्या होता है, लुब्रिकेंट कहते हैं उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं भी आप ऑयल डालते हैं या ग्रीस लगाते हैं तो उससे क्या है कि वो चीज़ स्मूथली काम करती है। तो फ्रिक्शन, घर्षण को रोकने के लिए जिसका भी उपयोग किया जाता है वो अपघर्षक कहलाता है। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे अपघर्षक, ये
घर्षण को रोकने में काम आता है, घर्षण को रोकने में काम लिया जाता है। तो भारत में मैंगनीज का उपयोग अपघर्षक जंगरोधी इस्पात बनाने, इस्पात यानी स्टील, जंगरोधी स्टील बनाने, लोहे और मैंगनीज की मिश्र धातु बनाने और शुष्क बैटरी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? मैंगनीज का। भारत का 90% मैंगनीज धारवाड़ शेल के गोंडाइट तथा कोडोराइट शेल समूह में पाया जाता है। ये शेल समूह हम डिस्कस कर चुके हैं भारत के भौतिक प्रदेश में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर भारत के आधे से भी ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन करते हैं। आगे बात करें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर देश की सबसे महत्वपूर्ण मैंगनीज पेटी पाई जाती है। कुछ फैक्ट्स आपको एज इट इज याद रखना है। इसका विस्तार बालाघाट छिंदवाड़ा से लेकर नागपुर और भंडारा जिले तक, ये मैंगनीज पेटी जो है इसका विस्तार बता रखा है। मैंगनीज के प्रमुख क्षेत्र, जैसे लोहे के हमने क्षेत्र जाने थे कहाँ से उत्पादन होता है, वैसे ही मैंगनीज के भी क्षेत्र हैं। राज्यवार देखेंगे, उड़ीसा में क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनाई, कालाहांडी और कोरापुट। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिला, कर्नाटक में बेल्लारी, शिमोगा, उत्तरी कन्नड़, आंध्र प्रदेश में विजयनगर, तेलंगाना में आदिलाबाद, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम, राजस्थान में अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर, गुजरात में वडोदरा एवं पंचमहल क्षेत्र। ये मैंगनीज उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब जैसे लोहे के संचित भंडार देखे थे और उत्पादन क्रम देखा था, वैसे ही हम बात करेंगे मैंगनीज की। तो मैंगनीज के संचित भंडार क्रम में सबसे फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा लगभग 45%, कर्नाटक 20% के साथ दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये परसेंटेज आपको एज इट इज याद नहीं रखने, ये थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से। मैंगनीज का उत्पादन क्रम, अब उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। देखिए अंतर कहाँ आता है, भंडार सबसे ज्यादा का है उड़ीसा में, पर सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है या निकाल कौन रहा है? मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, ओडिशा, फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो ये सामान्य से फैक्ट्स है, बिना किसी हेरफेर के आपको इनको अच्छे से याद रखना है। थर्ड नंबर पे बात करें बॉक्साइट की। बॉक्साइट अयस्क का उपयोग एल्यूमिनियम बनाने, चमड़ा रंगने, पेट्रोल और नमक साफ करने में किया जाता है। ये साफ करने के स्थान पर आपको ये भी दे सकते हैं शोधन या परिसंस्करण, बस शब्दों का फेर है। बात वही है कि बॉक्साइट का उपयोग जो है पेट्रोल और नमक साफ करने में किया जाता है। भारत में क्रिटेशन युगीन संरचना पाई जाती है। ये युग वाला चैप्टर अलग से करेंगे, ब्रह्मांड वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे। बॉक्साइट उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र राज्यवार देखेंगे। देखिए ये सारी क्या है कि फैक्ट्स है, एज इट इज याद रखने हैं। उड़ीसा में कालाहांडी, रायगढ़, कंधामल, कोरापुट जिला। ओडिशा में बोलांगिरी, संबलपुर जिले में उच्च कोटि के बॉक्साइट के 2 विशाल संचित भंडार मिले हैं। ओडिशा के पंचपतमल्ली, कोरापुट जिला और गंधमर्दन, बोलांगिरी, बारगढ़ जिले का सीमांत क्षेत्र है। ये बॉक्साइट उत्पादन यहाँ से प्रमुखता से किया जाता है। तेलंगाना का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से बॉक्साइट निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश का 2 हिस्से हैं, कटनी, जबलपुर, बरगावन पहाड़ी क्षेत्र, और दूसरा है अमरकंटक, शहडोल क्षेत्र तथा मांडवा जिला। ये किसकी बात की गई? मध्य प्रदेश की। झारखंड में पलामू, लोहरदग्गा जिला, इस क्षेत्र में बगड़ू या बगरू दोनों ही नाम देखने मिलेंगे आपको। बगरू पहाड़, पकरी, सेरेंदा, खमार, बंजारी इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा जिला। गुजरात में जामनगर, कच्छ, जूनागढ़। तमिलनाडु की बात करें, सेलम जो कि शिवराय पहाड़ी में है, और नीलगिरी। बॉक्साइट के संचित भंडार देखेंगे, सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जा रहा है जमीन में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड। क्रम आपको एज इट इज याद रखना है। बॉक्साइट का उत्पादन क्रम जो है उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड। आगे बात करें तांबा की। तांबा आपने देखा भी होगा और रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी आता है। तो तांबा, इसका उपयोग बिजली के तार, रेडियो, टेलीफोन, मिश्र धातु बनाने। अब भारत में क्या है कि तांबा प्राचीन रवेदार, कुडप्पा और अरावली में तांबा पाया जाता है। तांबा उत्पादन के क्षेत्र बात करेंगे भारत स्तर पर, झारखंड में मौसाबंदी, राखा, सोनामुखी, घाटशिला, पतगोंडा, सुरदा, ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। राजस्थान में खेतड़ी का मंडल, कुंदन क्षेत्र, झुंझुनू और खोदरीबा, अलवर। आप तो जानते होंगे कि ये तांबा उत्पादन के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है।
आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडाला क्षेत्र गंटूर जिले में, मध्य प्रदेश में मंजलखंड क्षेत्र बालाघाट जिले में, सिक्किम में रांगपो डिक्यू क्षेत्र। ठीक है, घाटशिला खेतड़ी और मंजलखंड में खनन के अलावा ताम्र शोधन केंद्र भी है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके। तांबा के संचित भंडार राज्यवार, पहला इसमें आएगा राजस्थान, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब तांबे के उत्पादन क्रम की बात करें, तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा। भारत में क्या है कि तांबे की कमी है, इसलिए यूएसए, कनाडा, जाम्बिया आदि देशों से इसका आयात किया जाता है। तो ये कुछ बात होगी तांबे के बारे में। बात करें अब्रक, भारत में विश्व का लगभग 16% अब्रक का उत्पादन होता है। अब्रक आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों शीट, अब्रक कैसे मिलता है आपको? इस प्रकार से शीट के रूप में मिलता है, पूरा चद्दर या शीट के रूप में पाया जाता है। ऊपर का ये सारा हिस्सा हटा के फिर शीट के रूप में इसको निकाला जाता है। अब्रक के 3 प्रकार है। 3 प्रकार कौन कौन से? रूबी अब्रक सफेद कलर का होता है, मस्कोवाइट अब्रक ये हल्का गुलाबी अब्रक होता है, और बायोटाइट अब्रक काला अथवा गहरे रंग का अब्रक है। अब्रक के प्रकार और उसका कलर याद रखें, मैचिंग करने में आपको पूछ सकते हैं। अब्रक उत्पादन के क्षेत्र अगर हम देखें, झारखंड में है कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग। कोडरमा में कौन सा है? रूबी अब्रक पाया जाता है। बिहार में नवादा गया क्षेत्र, ये कोडरमा से बिल्कुल लगता हुआ हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विशाखापट्टनम, कृष्णा जिला। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, भिलवाड़ा, यहाँ से किसका उत्पादन हो रहा है? अपने अब्रक का। अब अब्रक के संचित भंडार है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। क्रम अवश्य याद रखें। और उत्पादन में आएंगे आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन होगी अब्रक के बारे में। अब बात करते हैं सबका प्रिय खनिज सोना। भारत में 2 प्रकारों में सोना मिलता है। एक तो धातु रेखा भंडार, यानी चट्टानों के बीच से हम सोना निकाल रहे। दूसरा है प्लेसर भंडार। प्लेसर भंडार क्या होते हैं कि नदी की जो रेत होती है उसमें भी सोने के कण पाए जाते हैं। तो उनका मतलब सोने का नदी के रेत कणों में पाया जाना, वो भंडार क्या कहलाएंगे? आपके प्लेसर भंडार, या नदियों में या बालू में पाया जाता है। यानी भारत में अगर सोना अपन उसका उत्पादन करें, एक तो चट्टानों में से निकलेगा, दूसरा नदी की रेत में से निकलेगा। भारत में अधिकतर सोना धारवाड़ संरचना के शिष्ट सेलों की क्वार्टजाइट शिराओं में मिलता है। अब शिरा कैसे? ये कोई चट्टान है, चट्टानों के बीच ऐसी दरारें होती है। तो भारत में अधिकांश सोना जो है ये धारवाड़ संरचना की शिष्ट सेलों में मिलता है। ये जो दरारें, इस तरह की दरारें कैसे भी हो सकती है, दरारों में सोना पाया जाता है। देश का कुछ सोना नदियों के रेत में भी पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्लेसर भंडार। प्लेसर भंडार शब्द याद रखें, पूछ सकते हैं प्लेसर भंडार क्या है? तो क्या है कि नदी की रेत में जो सोने के कण मिलते हैं उसी के भंडार को क्या कहा जाता है? प्लेसर भंडार। अब कि कौन कौन सी नदी में मिलते हैं? स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, सोन नदी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में, सिंधु नदी लद्दाख के पास। आप देख रहे होंगे सोना जिन जिन नदियों में मिल रहा है उनमें स तो आ ही रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। स्वर्णवती नदी भी इसमें सम्मिलित है। सोना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात करें तो कर्नाटक है सबसे महत्वपूर्ण, इसमें चैंपियन है ओरेगन कोलार जिले में। ख पे आता है आपका ओखले रिफ हट्टी क्षेत्र रायचूर जिला। देश का लगभग 99% सोना जो है 99% ऑफ गोल्ड वो कहाँ से मिलेगा आपको? कर्नाटक राज्य से। आंध्र प्रदेश में रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र अनंतपुर जिले से सोना निकाला जाता है। बात करें चांदी की। चांदी सामान्यतः जस्ता, सीसा, तांबा आदि एस्को के साथ निश्चित रूप से पाई जाती है, अकेले चांदी नहीं मिलती। राजस्थान का जावर क्षेत्र और कर्नाटक का कोलार चित्रदुर्ग क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का कडप्पा, कंटूर एवं कुर्नूल क्षेत्र चांदी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्तमान में देश के 99% चांदी का उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? राजस्थान से। अब बात करें हीरा। हीरा कायांतरित तथा मेटामॉर्फिक रॉक्स रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र कौन से हीरे उत्पादन के? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, आंध्र प्रदेश का मुनिमाडुग बगन, पल्ले, मिश्र, पिंडाश्म ये कुर्नूल जिले में आते हैं। वज्र, करूर, वक्रीपाई भी अनंतपुर जिले में, और कृष्णा नदी घाटी का रेतीला क्षेत्र, यहाँ से आपको हीरे प्राप्त होते हैं। बात करें शीशे की। शीशा अलग होता है, शीशा अलग होता है। ये शीशा जो है ये आपके कांच है, आईना,
और शीशा जो होता है एक प्रकार का खनिज है, वजन में थोड़ा सा भारी होता है। शीशे का प्रमुख एस्क गैलिना या गैलेना, दोनों ही नाम आपको देखने मिलेंगे। शीशे का प्रमुख एस्क क्या है? गैलेना है। ये चूना पत्थर के परतदार चट्टानों में पाया जा रहा है। शीशा उत्पादन हेतु राजस्थान का जावर क्षेत्र उदयपुर जिला प्रसिद्ध है और देश में शीशे का संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में होता है। मतलब राजस्थान क्या रखता है इसमें? एकाधिकार। जस्ता, इसका उपयोग गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। ये इसलिए ताकि लोहे पर जंग नहीं लगे। जस्ते का उपयोग गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण, टायर ट्यूब, शुष्क बैटरी में किया जाता है। राजस्थान के उदयपुर में मोचिया मंगरा, राजसमंद जिला और चित्तौड़गढ़ जिला जस्ता उत्पादन में प्रमुख है। देश में लगभग जस्ते का संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में ही होता है। क्रोमाइट, भारत का लगभग 96% क्रोमाइट भंडार उड़ीसा के कटक जिले का सुकिंदा क्षेत्र जो वहाँ है, यहाँ उच्च कोटि के क्रोमाइट पाए जाते हैं। क्योंझर एवं दैनक में भी सीमित मात्रा में क्रोमाइट मिलता है और क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा की भागीदारी लगभग 90% है। यानी सर्वाधिक क्रोमाइट कहाँ से प्राप्त हो रहा है? उड़ीसा से। औषधि शैलें जो होती है, चट्टानें होती है, उसमें चूना पत्थर और कोयला पेट्रोल, बलुआ पत्थर आदि पाए जाते हैं। आगे बात करें, एस्बेस्टस, ये भी एक प्रमुख खनिज है। एस्बेस्टस के उत्पादन हेतु राजस्थान का अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर क्षेत्र प्रमुख है। आंध्र प्रदेश की बात करें, कडप्पा, अनंतपुर, तेलंगाना का महबूब नगर, झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र किसका उत्पादन करता है? एस्बेस्टस का। बात करें चूना पत्थर, चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टानों में पाया जा रहा है। चूना पत्थर प्रायः कुडप्पा विंध्यन शैल समूह में मिलता है। इसका उपयोग सीमेंट में होता है, सीमेंट बनाने में होता है चूना पत्थर का उपयोग, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मध्य प्रदेश का सतना, जबलपुर और कटनी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का रायपुर, महासमंद, दुर्ग एवं बिलासपुर क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और गंटूर क्षेत्र, तेलंगाना का आदिलाबाद, करीमनगर क्षेत्र, राजस्थान का चित्तौड़, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, गुजरात का जूनागढ़, जामनगर क्षेत्र चूना उत्पादन हेतु प्रमुख है। अब चूना उत्पादन का भारत में क्रम क्या है राज्यवार? सबसे ज़्यादा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आता है आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पर है गुजरात। क्रम थोड़ा सा याद रखें, चूना किस किस काम में आता है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। अच्छा, एक चीज़ और कि जब आप राजस्थान स्तर तक की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको राजस्थान का नाम जहाँ भी मिले उस खनिज को आपको अच्छे से याद करना है। आगे बात करें डोलोमाइट, ये चूना पत्थर और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। क्या? डोलोमाइट। प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, कर्नूल, अनंतपुर, उड़ीसा के बीरमित्रपुर जो कि सुंदरगढ़ में है, संबलपुर, कोरापुट में, मध्य प्रदेश का झाबुआ, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, दुर्ग। और डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे, इसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है। ठीक है, बात करें जिप्सम की, इसका उपयोग मुख्यतः सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं उर्वरक के निर्माण में होता है। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का स्थान जो है प्रथम है। भारत का 99% उत्पादन तथा जम्मू कश्मीर का द्वितीय स्थान है। राजस्थान जिप्सम का 99% उत्पादन करता है। उसके बाद गुजरात और तमिलनाडु भी, इनका नाम भी आता है। जिप्सम उत्पादन के केंद्र बताता हूँ आपको, राजस्थान में नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर, जम्मू कश्मीर में उरी, बारामूला, डोडा जिला और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर जिला किसका उत्पादन करते हैं? जिप्सम का। संगमरमर यानी मार्बल, यह कायांतर चट्टान है, इसका उपयोग मुख्यतः भवन निर्माण में होता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे घरों में मार्बल की टाइलें लगती हैं, तो ये चीज़ें जो है ये खनिज भवन निर्माण में काम आता है। इसके उत्पादन है तो राजस्थान के नागौर जिले का मकराना क्षेत्र प्रसिद्ध है। मकराना का संगमरमर फेमस है। राजसमंद, जैसलमेर, अजमेर अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और राजसमंद में सबसे ज़्यादा, राजस्थान की बात करें तो राजसमंद में राजस्थान की सर्वाधिक मार्बल इकाइयां हैं। मतलब मार्बल को प्रोसेस करने की जितनी भी इकाइयां हैं राजस्थान में सर्वाधिक राजसमंद जिले में है। मध्य प्रदेश दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। जबलपुर, बैतूल इसके एरियाज है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भी संगमरमर मिलता है।
धुआंधार जलप्रपात जो है उसको संगमरमर जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखें। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का सर्वाधिक संचित भंडार कर्नाटक में मिलता है, इसके बाद राजस्थान, झारखंड और गुजरात का स्थान आता है। आगे देखें, स्लेट पत्थर में मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सैंडस्टोन राजस्थान में पाया जा रहा है। टंगस्टन में राजस्थान का डेगाना खनन क्षेत्र नागौर जिला प्रसिद्ध है। टंगस्टन जो है सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है और टंगस्टन किस में यूज किया जाता है? बल्ब के फिलामेंट में। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से ही बना होता है। पुराने जो बल्ब आते थे एलईडी नहीं, जिनको एडिसन बल्ब कहते हैं, बड़े से गोल गोल, उसमें जो तंतु लगा होता था, बल्ब का फिलामेंट वो किससे बनता है? टंगस्टन से। टिन जो है अधिकांशतः उत्पादन छत्तीसगढ़ और मुख्यतः छत्तीसगढ़ में भी दंतेवाड़ा जिले से होता है। अब आणविक खनिज, आणविक खनिज यानी जिनसे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, यूरेनियम, इसके अयस्क के पिंच ब्लेड और यूरेनाइट। ये थोड़ा सा अयस्क याद रखें, कई बार यूरेनियम और थोरियम के अयस्क मिलान का भी प्रश्न आता है। तो पिंच ब्लेड पूछे किसका अयस्क है तो यूरेनियम का, और यूरेनाइट भी इसका है। थोरियम की बात करें तो मोनोजाइट, इल्मेनाइट अयस्क किसके हैं? थोरियम के। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े संचित भंडार ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कनाडा है। देखिए आया ना अंतर कि सबसे ज़्यादा भंडार तो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। उत्पादन कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक। थोरियम के विश्व में सबसे अधिक संचित भंडार और उत्पादन भारत में है। मतलब थोरियम की अगर प्रभुता की बात करें तो उत्पादन भी अपने यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा है और भंडार भी अपने यहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं। किसके? थोरियम के। यूरेनियम भारत में सर्वाधिक जादूगढ़ा खान, सिंहभूम जिले, झारखंड में से प्राप्त होता है। और थोरियम जो है केरल की तटीय बालू, यानी केरल के तटीय जो बालू है उसमें ये पाया जाता है। तो साथियों आज हमने बात कर ली भारत के खनिज संसाधन की, जिनमें हमने विभिन्न खनिजों की अवस्थिति देखी, उत्पादन क्रम देखा। ये इसमें ज़्यादातर फैक्ट्स ही है, आपको इनको एज इट इज याद रखना है। धन्यवाद।